आर्थिक विचारों के इतिहास में आज का हमारा टॉपिक है महात्मा गांधी जी के आर्थिक विचार। तो महात्मा गांधी जी के जो आर्थिक विचार हैं उनको लिखने से पहले उनका एक हमें इंट्रोडक्शन भी लिखना पड़ता है। तो महात्मा गांधी जी का जो जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, काठियावाड़ उस समय का राज्य था, वर्तमान में गुजरात में पड़ता है, वहां पर हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा वहीं पर हुई और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अर्थात वकालत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए 1887 में महात्मा गांधी इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड में वकालत की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह इंडिया लौटे। इधर उधर उन्होंने जॉब ढूंढा लेकिन उनको अच्छा जॉब नहीं मिला और वह 1893 में एक मुकदमे के सिलसिले में, क्योंकि वह वकील बन चुके थे, तो वह साउथ अफ्रीका चले गए। तो साउथ अफ्रीका में भी भारत की ही तरह परतंत्रता का काल चल रहा था, वहां भी अंग्रेजी शासन था और भारत में भी क्या था, अंग्रेजी शासन था। तो वहां पर भी रंग भेद की नीति चल रही थी। तो वहां पर भी महात्मा गांधी ने आवाज उठाई और अपना सत्याग्रह वहां से शुरू किया। उनकी ख्याति फैली। उसके बाद वह 1915 में भारत में लौटे। 1915 में भारत लौटे और उनकी शुरुआत होती है राजनीतिक कैरियर की चंपारण सत्याग्रह 1917 से। उसकी सफलता के बाद उन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया। 1930 में उनके द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया जिसमें डांडी मार्च प्रमुख आता है। 1942 में उनके द्वारा क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया और ये तमाम जो आंदोलन थे इनका नेतृत्व गांधी जी कर रहे थे और उसी की परिणति हुई या परिणाम हुआ कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। लेकिन जो गांधी जी थे वो सत्य, अहिंसा और प्रेम के महान पुजारी थे। लेकिन ऐसे महान व्यक्ति की 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो इस प्रकार से यहां तक तो महात्मा गांधी जी का जीवन परिचय हो गया। अब बात करते हैं महात्मा गांधी जी के आर्थिक विचारों की। तो आर्थिक विचारों में सबसे पहले जान लेते हैं कि महात्मा गांधी जी के द्वारा कौन कौन सी किताबें लिखी गई जो कि हमारे लिए अर्थात परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो किताब है द इकोनॉमिक्स ऑफ खादी। क्या किताब है? द इकोनॉमिक्स ऑफ खादी। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरी किताब है इनकी हिंदी स्वराज। क्या किताब है? हिंदी स्वराज। अगली है सर्वोदय और अगली किताब है टू वर्ल्ड्स नॉन वायलेंट सोशलिज्म। तो इस प्रकार से ये महात्मा गांधी जी की प्रमुख किताबें हो गई। अब इन्होंने कुछ पत्रिकाओं का भी संपादन किया। किताब अलग होती है और पत्रिकाएं क्या होती है, अलग होती है। तो इनके द्वारा किन किन पत्रिकाओं का संपादन किया गया, उनमें आता है यंग इंडिया और हरिजन। यंग इंडिया और हरिजन नाम की पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन भी किया, अर्थात ये संपादक रहे। अब बात करते हैं सीधे गांधी जी के आर्थिक विचार, इकोनॉमिक थॉट्स ऑफ गांधी जी। तो गांधी जी के द्वारा कौन कौन से आर्थिक विचार प्रमुख रूप से दिए गए। तो पहला हम लेते हैं कि अर्थशास्त्र का उद्देश्य तथा क्षेत्र। अर्थशास्त्र का उद्देश्य तथा क्षेत्र। तो महात्मा गांधी जी ने क्या कहा कि अर्थशास्त्र का जो उद्देश्य है वह जन कल्याण करना है। क्या करना है? जन कल्याण, अर्थात समाज का कल्याण करना है। क्योंकि उस समय के जो अर्थशास्त्री थे जैसे एडम स्मिथ हो गया और उनके जो अनुयायी थे उनका क्या कहना था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है और इन किन प्रकारेण मनुष्य का जो उद्देश्य है वो धन कमाना है, उसमें परोपकार की कोई भावना नहीं छुपी हुई है। लेकिन महात्मा गांधी ने ठीक उसके विपरीत कहा कि जो अर्थशास्त्र है उसका जो मकसद है, ठीक है जी, वो क्या है? जनता का कल्याण करना है। वह अर्थशास्त्र जो क्या करता है? शोषण करना सिखाता है। महात्मा गांधी ने कहा वह पाप है। अर्थात जो अर्थशास्त्र क्या करता है? दूसरों का शोषण करना सिखाता है। ऐसा अर्थशास्त्र क्या है? पाप है और ऐसे अर्थशास्त्र का अनुसरण नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो पश्चिमी विचारक थे, क्योंकि पूंजीवाद आया था, तो जो एडम स्मिथ था वो पूंजीवाद का समर्थक था। तो उसने क्या कहा कि भाई पूंजीवाद आ गया और उसमें एक वर्ग हो गया पूंजीपतियों का और एक श्रमिक का हो गया। तो जो श्रमिक थे वो शोषण के शिकार थे और पूंजीपति क्या थे? मालिक थे। तो इस प्रकार से शोषण हो रहा था, ठीक है। और
पूंजीपतियों का उद्देश्य रह गया था इन के इन प्रकार अधिक से अधिक धन को जुटाना। ठीक है जी। इसलिए महात्मा गांधी जी ने भारतीय संदर्भ में कहा कि जो अर्थशास्त्र का उद्देश्य है वो जनता का कल्याण करना है, न कि शोषण करना सिखाना है। अगला महात्मा गांधी जी ने कहा धन साध्य न होकर साधन है। महात्मा गांधी जी जानते थे कि धन महत्वपूर्ण तो है लेकिन साध्य नहीं है, उद्देश्य नहीं है मनुष्य का कि एकमात्र धन कमाना है। उन्होंने कहा कि धन साध्य न होकर साधन है, अर्थात विभिन्न वस्तुओं को खरीदने का माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति क्या करते हैं, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। आगे क्या होता है, जो महात्मा गांधी जी का विचार था वो था सादा जीवन उच्च विचार, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। तो सादा जीवन उच्च विचार में गांधी जी विश्वास करते थे। उनका क्या मानना था कि भोग नहीं त्याग होना चाहिए। अर्थशास्त्र का जो मकसद है ऐसा नहीं है कि अधिक से अधिक वस्तुओं का प्रोडक्शन कर उत्पादन करना और उनका उपभोग करना, क्योंकि उपभोग करोगे तो क्या होगा, कभी आवश्यकताएं पूरी नहीं होने वाली है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमें ऐसे आदर्श प्रस्तुत करने हैं कि जिसमें व्यक्ति का जीवन कैसा हो, सादा हो, लेकिन उसके जो गुण हो, ठीक है, वह उच्च हो, मानवता के कल्याण के लिए हो। क्योंकि पाश्चात्य जो संस्कृति है तो वो क्या करती है, वो भोग पर ज्यादा जोर देती है कि भोग करिए, जितना सा जितना हो सकता है भोग करिए। और भोग कब कर सकते हैं, जब दूसरों का शोषण करेंगे। इसलिए इन्होंने कहा, त्याग की बात इन्होंने कही। कुल मिलाकर इनका जो अर्थशास्त्र है वह नीति शास्त्र है, नीति शास्त्र है। अर्थात इन्होंने अर्थशास्त्र को अलग नहीं माना, इन्होंने अर्थशास्त्र को कहा कि यह क्या है, पृथक विषय नहीं है, बल्कि यह नीति शास्त्र और जो अर्थशास्त्र है दोनों एक ही है। इस प्रकार से इनके द्वारा बात की गई। अगला इन्होंने कहा आत्मनिर्भर होना, क्योंकि ये चाहते थे कि जो आदमी है वो स्वावलंबन बने, अपने आप में जो देश है, देश में रहने वाले जो लोग हैं वो आत्मनिर्भर बने, अर्थात सभी वस्तुओं का उत्पादन अपने आप करें। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि देश स्वावलंबन बनेगा, और स्वावलंबन यदि बनता है तो फिर कोई आदमी बेरोजगार नहीं रहेगा, दूसरे पर आश्रित नहीं रहेगा। ठीक है, अभी स्वावलंबन आत्मनिर्भरता की बात आगे हम करने वाले हैं। दूसरा जो गांधी जी का विचार था वो था गांवों का उत्थान करना, क्योंकि गांधी जी ने कहा कि भारत की जो आत्मा है वो गांवों में बसती है। क्यों कहा होगा ऐसा, क्योंकि भारत की अधिकांश जनसंख्या उस समय गांवों में रहती थी। ब्रिटिश पीरियड था, स्वतंत्रता का काल था, तो सारे लोग कहाँ थे, गांवों में थे। चंद ही जो लोग थे वो कहाँ थे, शहरों में थे। तो इसलिए महात्मा गांधी जी ने कहा शहरों का ना होकर, बल्कि क्या कहा, दूसरे नंबर पर गांवों का उत्थान करना है, गांवों का विकास करना है। ठीक है, तो गांधी जी ने आगे क्या कहा, अगर गांव नष्ट हो गए तो हिंदुस्तान नष्ट हो जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान गांवों से मिलकर बना है। हिंदुस्तान किससे मिलकर बना हुआ है, भारत किससे मिलकर बना हुआ है, गांवों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो इसलिए अगर गांव नष्ट हो गए तो हिंदुस्तान नष्ट हो जाएगा। इसलिए क्या करना है, देश का विकास करना है। तो देश का विकास गांव के विकास पर निर्भर करता है। देश का विकास किस पर निर्भर करता है, गांव। जब गांव का विकास होगा तो समझ लीजिए भारत का विकास होगा। गांधी जी ने आगे क्या कहा कि जब भी कोई योजना बने तो योजना की इकाई गांव, अर्थात जो भी योजना विकास की बने उसका आधार क्या होना चाहिए, गांव होना चाहिए, क्योंकि गांव शासन की सबसे छोटी इकाई है। इसलिए गांव से काम शुरू होना चाहिए। ठीक है, माना कि एजुकेशन का काम शुरू करना है तो गांव में स्कूल होना चाहिए, एक उदाहरण के लिए कह दिया। ठीक है, सड़क की बात कर दी तो गांव से शुरू करेंगे। ठीक है, और कार्य की इकाई परिवार होना चाहिए, और काम की इकाई स्टार्टिंग कहां से होनी चाहिए, परिवार से होनी चाहिए। योजना की इकाई गांव और काम की इकाई क्या होगी, परिवार होगा, यानी कि परिवार, प्रत्येक परिवार काम करेगा। ठीक है, इस पर गांधी जी ने कहा। तो इसी में इनका आता है आत्मनिर्भर गांव। गांधी जी कैसा गांव बनाना चाहते थे, आत्मनिर्भर गांव, अर्थात गांव में जितना भी उत्पादन हो, ठीक है, वो सारा का सारा गांव में हो, बाहर से कुछ भी ना मंगाना पड़े। इसलिए उन्होंने कहा जितनी भी वस्तुएं गांव उत्पादित कर सकता है, हर संभव उसको गांव में ही पैदा करना है। ठीक है, इधर उधर से न मंगाना पड़े। अभी इस पर और आगे बात करेंगे। तो आत्मनिर्भर गांव की बात की इन्होंने,
अर्थात ग्राम स्वराज की बात की उन्होंने कि गांव में क्या होना चाहिए, स्वराज, अपना राज होना चाहिए गांव में। ठीक है जी। तो इन्होंने जो आज हमारे पास ग्राम पंचायतों का कॉन्सेप्ट चलता है कि गांव में त्रिस्तरीय पंचायतें बनी हैं कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, इस प्रकार से बनी हुई है। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी ने उस समय ही ग्राम स्वराज की बात कर दी थी कि गांव क्या होना चाहिए, एक स्वराज होना चाहिए, गांव का अपना राज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो केंद्र में बैठकर कोई किसी गांव को चलाए। गांव को अच्छी तरह से जो जानता है तो उस गांव में रहने वाला व्यक्ति ही जानता है कि वहां की क्या समस्याएं हैं और किस प्रकार से उसका निदान कर सकते हैं। इसी के साथ आता है, गांधी जी प्रत्येक गांव को एक गणराज्य बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे, गणराज्य। ऐसा गणराज्य नहीं कि वो भारत से अलग हो जाए, अर्थात सब काम करने में वो क्या हो, स्वतंत्र हो और वह क्या बन जाए, आत्मनिर्भर बन जाए। आगे यहां लिखा हुआ है, उन्होंने कैसे गांव की कल्पना की, आदर्श गांव। ठीक है, आइडियल विलेज की बात की उन्होंने। अब आदर्श गांव में क्या होना चाहिए, उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना, कि गांव को क्या करना है, उत्पादन में, चाहे वो खाद्यान्नों का उत्पादन करना है, चाहे सब्जियां हैं, फल है, ठीक है जी, चाहे वो कपास है जिससे कपड़ा बनता है, और दूध हो गया, घी हो गया, अर्थात जितने भी उत्पादन, ठीक है, गांव में हो सकते हैं, उन सब का उत्पादन गांव में करना है। और जब उत्पादन गांव में करेंगे तो बाहर से कोई चीज नहीं लेनी पड़ेगी, इसलिए हो गया उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना। क्या बनना है, गांव को उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना है, अर्थात गांव की जितनी आवश्यकता है, गांव के लोगों की, वो समस्त आवश्यकताओं की वस्तुओं को गांव में प्रत्येक परिवार द्वारा उत्पादित करना, ये गांधी जी ने कहा। इसके अलावा गांधी जी ने कहा गांव कैसा होना चाहिए, सफाई पर की बात उन्होंने की, स्वच्छ भारत की बात जो भी चल रही है, तो गांधी जी का कॉन्सेप्ट था, क्योंकि उसमें गांव में गंदगी बहुत थी। ठीक है, गांव में गंदगी बहुत थी। ठीक है जी, तो उन्होंने गांव क्या कहा, गांव में सफाई होनी चाहिए, अर्थात साफ होने चाहिए, गांव साफ सुथरा, ठीक है, टॉयलेट की व्यवस्था होनी चाहिए। स्वास्थ्य की बात इन्होंने की, क्योंकि उस समय कई प्रकार की बीमारियां लग जाती थी, तो गांव में स्वास्थ्य की सुविधाओं की बात की इन्होंने कि गांव कैसा होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। तो जब सफाई होगी तब जाके गांव क्या होगा, स्वस्थ होगा। ठीक है जी। और आगे क्या कहा, बुनियादी शिक्षा, कि गांव में स्कूल होना चाहिए, क्योंकि स्कूल ही क्या है, अर्थात विद्यालय क्या है, वो विकास का साधन है, तो गांव में स्कूल भी होना चाहिए, ये बात उन्होंने कही। और गांव में खेल का मैदान, अर्थात बच्चों के लिए, बड़ों के लिए हर गांव में खेल का मैदान होना चाहिए, जिससे कि वो क्या हो सके, हष्ट पुष्ट हो सके और देश के काम आ सके। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पशुओं के लिए आवास, वो जानते थे कि गांव में कृषि के लिए पशु पाले जाते हैं, इसके लिए उनके लिए भी अच्छे आवास की व्यवस्था होनी चाहिए उनके पास, अर्थात जो पशु हैं ऐसा नहीं कि खुले में रहें, उनके लिए भी ठीक ढंग का आवास होना चाहिए, कि जिससे पशु क्या रहे, तंदुरुस्त रहे, जिससे जैसे बैल है तो हल लगाने में सक्षम होगा, गाय भैंस है तो अच्छा दूध देंगी, साथ में पशुओं के खाने के लिए उन्होंने गांव में कहा कि चारागाह होना चाहिए। ठीक है जी, क्या होना चाहिए, चारागाह, जहां पशुओं को चराया जा सके, ये भी गांव में होना चाहिए। ओके, पेयजल की बात इन्होंने की कि गांव में पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए भाई। ठीक है, साफ पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, साफ पानी, अर्थात कृषि के लिए भी पानी चाहिए, ठीक है, मनुष्य के लिए पानी चाहिए, पशुओं के लिए पानी चाहिए, तो ये पेयजल की व्यवस्था भी, अर्थात पानी की भी व्यवस्था कहाँ होनी चाहिए, ये सारी व्यवस्थाएं गांव में होनी चाहिए, तब जाके हम कह सकते हैं आदर्श गांव। ठीक है, आदर्श गांव की बात उन्होंने कही। आगे देखिए, इसी में गांव में उस समय क्या था कि जाति प्रथा, हमने भीमराव अंबेडकर के आर्थिक विचारों में आपको पढ़ाया था कि भीमराव अंबेडकर जो कि अनुसूचित जाति से आते थे, दलित वर्ग से आते थे, उन्होंने छुआछूत को बहुत करीब से देखा, उनके साथ बहुत भेदभाव हुआ। ठीक है, और वर्तमान में भारत में क्या अभी आपके गांव में भेदभाव है, छुआछूत है, कि एक क्या हाथ का पानी दूसरा नहीं पीता है, छोटी जात वाला का हाथ का पानी बड़ी जात वाला नहीं पीता है, यदि है तो कमेंट में लिखना, और यदि सफाया हो चुका है तो बता देना। तो जाति प्रथा और छुआछूत की भावना उस समय क्या थी, भारत में बहुत ज्यादा थी। ठीक है, जो उच्च जाति के लोग थे वो छोटी जाति के लोगों को हीन भावना से देखते थे, उनको छूते नहीं थे, उनके हाथ का पानी नहीं पीते थे, उनका जो कुआं होता था ब्राह्मणों का, ठीक है, या सवर्णों का, वो अलग होता था। ठीक है जी,
तो इस प्रकार की छुआछूत की जो प्रथा थी या जाति प्रथा, ठीक है, कि अलग-अलग जातियों में समाज बँटा हुआ था। कोई कह रहा कि मैं बड़ा हूँ, ठीक है जी, और कोई उन्होंने छोटा बना दिया। तो जाति प्रथा को समाप्त करना, छुआछूत की भावना को समाप्त करना है, कहाँ? गाँव में, क्योंकि भारत क्या गाँव से बना हुआ है। तो स्टार्टिंग कहाँ से होनी चाहिए? गाँव से होनी चाहिए। तो जाति प्रथा और छुआछूत की भावनाओं को समाप्त करना और ग्रामीण स्वशासन जिसकी हम बात कर रहे हैं, ग्राम स्वराज की, गाँव का शासन किसके हाथ में होना चाहिए? गाँव के व्यक्तियों के हाथ में होना चाहिए। जैसे वर्तमान में गाँव का जो मुखिया होता है वो कौन होता है? ग्राम प्रधान। कौन होता है? ग्राम प्रधान। तो देखो महात्मा गांधी जी ने कब बता दिया था ग्रामीण स्वशासन के महत्व के बारे में कि ग्राम का जो शासन है वो गांव के व्यक्तियों के हाथों में होना चाहिए, क्योंकि वही जानते हैं कि गांव में असली समस्या क्या है। और जब इतनी बातें ये कह रहे हैं तो जब सब कुछ गांव में पैदा होगा, ठीक है, गांव बिल्कुल आत्मनिर्भर रहेगा, तो इससे फायदा क्या होगा भाई? इससे फायदा ये होगा कि एक तो उनको रोजगार मिलेगा और दूसरा जीवन की जो आवश्यकता है विकास करने के लिए वो गांव में ही मिल जाएंगी, तो इधर उधर आदमी को भटकना नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से इनका ये आदर्श ग्राम हो गया। स्टार्टिंग की थी हमने गांवों का उत्थान करना है, ठीक है जी। गांव के विकास का अर्थ है भारत का विकास अकॉर्डिंग टू द महात्मा गांधी जी। थर्ड लेते हैं, स्वदेशी वस्तुओं का उत्पादन और विदेशी वस्तुओं का परित्याग। महात्मा गांधी जी ने स्वदेशी वस्तुओं पर क्या दिया? जोर दिया। उन्होंने कहा जो देश में उत्पादित की जा रही वस्तुएं हैं उनका ही क्या करना है? उपभोग करना है, ठीक है। और जो विदेशी वस्तुएं उस समय इंग्लैंड से आ रही थी, इनको क्या करना है? परित्याग करना है, इनको नहीं खरीदना है। क्योंकि भले हम उनको खरीदते हैं तो क्या होगा कि जो हमारे गांव में या देश में जो वस्तुएं पैदा की जा रही हैं लोग उनको नहीं खरीदेंगे, तो जिस कारण से हम आत्मनिर्भर नहीं बन सकते हैं। तो इन्होंने चलाया था स्वदेशी का हमने क्या करना है? यूज करना है। स्वदेश में बनी हुई वस्तुओं को क्या करना है? उपयोग करना है, प्रयोग करना है। और जो विदेशी वस्तुएं हैं उनको छेड़ना नहीं है, यदि आ गई तो नहीं खरीदना है, नहीं पहनना है, ये चला था उस समय, ठीक है जी। उनका परित्याग करना है। तो स्वदेशी वस्तुओं का उत्पादन यानी कि विदेशी वस्तुओं का उपयोग आदमी कब करता है? कि जब देश में उत्पादन नहीं होता है तब करेगा, ठीक है। तो आगे क्या लिखते हैं? अपने देश में स्वयं वस्तुओं का उत्पादन करके आत्मनिर्भर बनना, यानी कि जैसे आदर्श ग्राम की बात आ रही है तो वस्तुओं का उत्पादन देश में ही करना है। वस्तुओं का उत्पादन कहां करना है? देश में करना है, ठीक है जी। और जब देश में करेंगे तो क्या होगा? देश आत्मनिर्भर बनेगा, दूसरे पर निर्भर नहीं होगा, ठीक है। तथा आयातित विदेशी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना। जो समय इंग्लैंड से बनी हुई वस्तुएं आ रही थी, सूती वस्त्र आ रहा था, ठीक है, जो कि देश में खादी की तुलना में जरा सॉफ्ट था, अच्छा लग रहा था, तो लोग उसको खरीद रहे थे, ठीक है। और स्वदेशी को नहीं खरीद रहे थे, तो उससे क्या हो रहा था? जो स्वदेशी वस्तुएं थी जैसे खादी की, तो लोग उनको नहीं खरीद रहे थे, तो उनकी मांग घट रही थी। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि ना भैया, ऐसा करोगे, जो आयातित विदेशी अर्थात इंग्लैंड से जो वस्तुएं आ रही हैं उनको नहीं खरीदना है, उनका प्रयोग नहीं करना है, तो केवल स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना है। और जब स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करेंगे तो इसके उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, इसका विकास होगा, ठीक है। आगे क्या लिखते हैं गांधी जी कि हमें क्या करना है कि किस प्रकार के उद्योग लगाने हैं, क्योंकि वो बड़े उद्योगों के पक्ष में नहीं थे, अर्थात वह पूंजीवाद के विरोधी थे। पूंजीवाद में होता क्या है? फैक्ट्रियां बड़ी बड़ी होती हैं और बड़े बड़े अमीर लोग उसके मालिक होते हैं। तो वो नहीं चाहते थे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरह भारत में भी इस प्रकार की व्यवस्था हो, जो कि क्या करती है? श्रमिकों का शोषण करती है। तो उन्होंने कहा कि बड़े उद्योग नहीं, भारत के लिए इंपॉर्टेंट है लघु एवं कुटीर उद्योग, जो कि क्या घर पर चलाए जा सकते हैं, ठीक है। तो लघु एवं कुटीर उद्योग धंधों का गांव गांव में विकास करना, ठीक है। जैसे कौन सा उद्योग हो सकता है? जैसे सूती वस्त्र उद्योग। उस समय भैया कपड़ा नहीं था पहनने के लिए लोगों के पास, क्योंकि बहुत सारे सोचते हैं अभी इसी में आएगा कि महात्मा गांधी जी ने कहा कि चरखा चलाना है, सूत काटना है, क्योंकि धागा बनाना है पहले, सीधे कपड़ा थोड़ी बनेगा जैसे हमारी कमीज पहनी हुई है, ठीक है। तो पहले धागा बनेगा, फिर उसको, ठीक है, बुनाई होगी, फिर कपड़ा तैयार होगा, ठीक है। इस प्रकार से महात्मा गांधी जी ने कहा। उस समय भैया कपड़े नहीं थे पहनने के लिए लोगों के पास। आज तो बड़ा आसान हो रखा, कपड़ा खरीद ले, सस्ता है, लेकिन उस समय अधिकांश जो लोग थे कपड़े नहीं थे उनके पास, ठीक है, तन को ढकने के लिए।
तो इसलिए गांधी जी ने चरखे पे ध्यान दिया। उन्होंने कहा सूत का उत्पादन करा, कपास का उत्पादन करो, खेत में कपास पैदा करो, फिर सूत कातो और उसके बाद स्वयं कपड़ा बनाओ। ठीक है, ये गांधी जी ने कहा था। तो गांधी जी लघु और कुटीर उद्योगों के पक्ष में थे, क्योंकि इनके लिए ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं होती है और इसको हर जगह लगाया जा सकता है। जबकि बड़ी इंडस्ट्रीज क्या होती है, केवल शहरों में लगती है। ठीक है, और उसके लिए बड़ी पूंजी की जरूरत पड़ती है, और जिससे क्या होता है, पूंजीपति को लाभ होता है और जो श्रमिक वर्ग जो वहां काम करते हैं उनको हानि होती है। इसलिए गांधी जी शोषण के सख्त खिलाफ थे, अर्थात वह चाहते थे कि पूंजीवादी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा बड़े पैमाने के उद्योग शोषण का केंद्र बन जाते हैं, इसलिए तो विरोध कर रहे थे कि बड़े पैमाने के, अर्थात जो बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, जिसमें हजारों वर्कर काम करते हैं, मालिक एक होता है, तो अधिकांश जो लाभ मिलता है वो किसको मिलता है, मिल मालिक को मिलता है, और जो बाकी श्रमिक है उनको दिहाड़ी थोड़ा थोड़ा मिलती है। तो उससे होता क्या है, गरीबी के साए में जीता है, खाने पीने के लिए उसके पास वस्तुएं नहीं होती हैं, पहनने के लिए उसके पास कपड़ा नहीं होता है। ठीक है जी, और फिर वैसे ही मर जाता है, फिर अगली पीढ़ी आती है, इस प्रकार चलता रहता है। तो गांधी जी ने कहा कि बड़े पैमाने के जो उद्योग हैं वो शोषण करते हैं, इसलिए गांव गांव में लघु एवं कुटीर उद्योग धंधों का विकास करना है। इसके लिए उनका मुख्य जो अस्त्र था, केंद्र बिंदु था, वो था खादी वस्त्रों का उत्पादन। खादी वस्त्रों का उत्पादन। और बच्चे समझे खादी होता क्या है। खादी का मतलब है कि जो कपास है, कपास कहाँ होता है, खानों में होता है, और कपास खेत में होता है। ठीक है जी, तो कपास का पौधा होता है, उसमें रुई लगती है, उसके बाद रुई तो कपड़ा बनेगा नहीं, उसके बाद उसे धागा तैयार किया जाता है और उसको काटने के लिए चाहिए चरखा। ठीक है, गांधी जी का चरखा देखा होगा आपने, नहीं देखा है तो देख लेना। तो खादी वस्त्रों का उत्पादन पर उन्होंने जोर दिया। किसने, महात्मा गांधी जी ने। उन्होंने कहा खादी वस्त्र, क्योंकि लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि खादी वस्त्रों का उत्पादन करिए। ठीक है जी, हर व्यक्ति के पास क्या होना चाहिए, चरखा होना चाहिए, गांव गांव में चरखा होना चाहिए, और वो सूत का उत्पादन, कपास का उत्पादन स्वयं गांवों में करें, तो जिससे क्या होगा, हर व्यक्ति के पास काम होगा। ठीक है जी, हर व्यक्ति के पास जब क्या होगा, ये चरखा होगा, वो कपास कॉटन उगाएगा, फिर धागा बनाएगा, तो कपड़ा पहनेगा, नंगा नहीं रहेगा। ये गांधी जी ने कहा। तो गांधी जी ने ज्यादा जोर दिया किस पे, खादी वस्त्रों के उत्पादन पर। आगे उन्होंने क्या कहा कि खादी यदि देश में गांव गांव में चलता है तो चरखा चरखा प्रत्येक व्यक्ति के पास होगा। ठीक है, चरखा क्या होती है, मशीन ही तो होती है। ठीक है, जो हैंड से चलती है, हाथ से चलती है। ठीक है, तो ये चरखे का मालिक कौन होगा, एक आम आदमी होगा। ठीक है, तो ये हो गया मालिक। फिर वो जो तो उससे धागा बनाएगा, कपड़ा बनाएगा, ठीक है, ठीक है, उसका मालिक भी वही होगा। अर्थात श्रमिक और पूंजीपति, अर्थात मालिक और नौकर में अंतर नहीं रहेगा। व्यक्ति क्या होगा, स्वयं मालिक भी होगा, स्वयं नौकर भी होगा, जिससे उससे उसका शोषण नहीं होगा। अर्थात खादी वस्त्रों का उत्पादन करने से चरखा जो चलाएगा, चरखा जिस आदमी का होगा वो मालिक होगा, और जो कपड़ा वो बनाएगा उसका भी वह मालिक होगा। इस प्रकार से यहाँ पे दो वर्ग नहीं बनने वाले हैं कि पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। ठीक है जी, मालिक और श्रमिक दोनों एक ही व्यक्ति होगा, क्योंकि चरखा किसने खरीदा, गांव के आदमी ने खरीदा। धागा क्या कर रहा है, काट रहा है। ठीक है, उसका भी वो स्वयं मालिक है। तो इस प्रकार से मालिक और श्रमिक दोनों एक ही हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, वर्ग संघर्ष नहीं होगा, क्योंकि पूंजीवाद में क्या था, वर्ग संघर्ष था। कैसे संघर्ष था कि पूंजी अमीर जो वर्ग है वो क्या कर रहा है, कम से कम पैसा वो देना चाह रहा है मजदूरों को दिहाड़ी के रूप में। ठीक, और जो मजदूर हैं वो कम दिहाड़ी पर काम कर रहे हैं, लेकिन वो संतुष्ट नहीं है, और अमीर चाह रहा है कि मैं ज्यादा से ज्यादा अमीर बनूं। तो हमेशा क्या होता था, दोनों के बीच टकराव होता था। कम दिहाड़ी लेने वाला दिहाड़ी को बढ़ाने के लिए आंदोलन करते थे। हमेशा इनके बीच झगड़ा चलता रहता था, कई आंदोलन चलते रहते थे पूंजीवाद में, जिसे हम वर्ग संघर्ष के नाम से जानते हैं। और वर्ग संघर्ष हमेशा क्या करता है, श्रमिक वर्ग का शोषण करता है, अर्थात पूंजीपति श्रमिक वर्ग का शोषण करता है, ऐसा गांधी जी का मानना था। इसलिए खादी वस्त्रों का उत्पादन करने पर उन्होंने जोर दिया। तो ये तीसरे टॉपिक पर बात कर रहे हैं हम, स्वदेशी वस्तुओं का उत्पादन और विदेशी वस्तुओं का परित्याग करना। चौथा आता है श्रम को महत्व। गांधी जी ने श्रम को बहुत ज्यादा महत्व दिया है। ठीक है, श्रम कौन करता है, इंसान करता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना जीवन चलाने के लिए
काम करना चाहिए। ठीक है, काम करना चाहिए अर्थात उसका खाना खाना है तो फसलों का उत्पादन करे, कपड़ा पहनना है तो कपास का उत्पादन करे, अर्थात उसे उत्पादन करना है, स्वयं आत्मनिर्भर बनना है, दूसरे से काम करा के अपने को जीने लायक नहीं बनाना है। तो वो चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति क्या करे, काम करे, और प्रत्येक व्यक्ति यदि काम करेगा तो क्या होगा, वो हष्ट-पुष्ट होगा, ठीक है, मानसिक रूप से भी और किससे, शारीरिक रूप से भी क्या होगा, स्वस्थ होगा। तो उन्होंने कहा प्रत्येक व्यक्ति को श्रम करना चाहिए, श्रम करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई क्या नहीं होनी चाहिए, शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि पूंजीपति वर्ग की तरह आराम से जिंदगी जिए, ठीक है जी, काम नहीं कर रहा है, काम कौन कर रहा है, श्रमिक वर्ग कर रहा है, पूंजीपति वर्ग क्या कर रहा है, श्रमिक वर्ग को किससे देख रहा है, बुराई की नजर से देख रहा है, ठीक है, घटिया समझ रहा है और अपने को क्या महान समझ रहा है। आज के डेट में देखो जो कुल्ली काम करता है आदमी क्या समझता है, ये तो बेकार है, ठीक है जी, और जो चेयर पर बैठ गए गाड़ी में आ रहा है लोग उसकी इज्जत करते हैं। उन्होंने कहा कि श्रम को जब महत्व देंगे तो किसका महत्व बढ़ेगा, श्रमिक का महत्व बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उनका ही सिद्धांत आता है, उन्होंने श्रम को सबसे अधिक महत्व दिया, प्रत्येक व्यक्ति को काम करना चाहिए, ठीक है जी, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरे पर आश्रित तो होना चाहिए। इसलिए आता है उनका रोटी का श्रम सिद्धांत, अर्थात यदि भोजन करना है तो प्रत्येक व्यक्ति को काम करना चाहिए, बाबू साहब नहीं बनना है, और श्रम करने अर्थात मजदूरी करने में या किसी भी उत्पादन कार्य को करने में शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए, ठीक है, ये उन्होंने कहा। तो रोटी का श्रम सिद्धांत आता है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को खाने के लिए क्या करना है, श्रम करना है। तो उसमें क्या था, प्रतिमूल्य श्रम, अर्थात जैसे एडम स्मिथ हो गया, आगे चलकर कार्ल मार्क्स हो गया, चाहे रिकार्डो है, इन्होंने कहा कि जो उत्पादन हो रहा है तो जितना आदमी उसमें काम कर रहा है तो उसी के बराबर इनको मूल्य मिलना चाहिए, किसको, श्रमिकों को उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए। तो कुल मिलाकर वस्तु के उत्पादन के द्वारा श्रमिक का मूल्य आंका जाने लग गया। यदि श्रमिक क्या करता है, 50 रुपए की वस्तु बनाता है तो उसकी मजदूरी कितनी होगी, 50 रुपये होगी। तो इट मीन्स हो गया कि श्रम जो कर रहा है, जो आदमी है, उसकी औकात 50 रुपए के बराबर है, ठीक है जी। इसी को कहा गया है प्रतिमूल्य श्रम, को गांधी जी के आर्थिक दर्शन में महत्व नहीं है। गांधी जी ने कहा आप श्रमिक को क्या कर रहे हो, पैसों में आंक रहे हैं, ये ठीक नहीं है, ठीक है जी, क्योंकि यदि श्रमिक नहीं होगा तो फिर तो किसी भी चीज का उत्पादन नहीं होगा। तो गांधी जी ने कहा, क्या कहा, कि जो श्रम है वो कैसा है, श्रम सांस्कृतिक आवश्यकता है। कैसी आवश्यकता है, सांस्कृतिक आवश्यकता है, संस्कृति को बचाने के लिए बहुत जरूरी है। श्रम का आकलन करना या मजदूर का जो आकलन करना पैसों में करना, वो क्या है, निरर्थक है। इस प्रकार से गांधी जी ने क्या कहा कि प्रति मूल्य श्रम जो है वह ठीक नहीं है, अर्थात श्रमिक का जो मूल्य, तो जो तुम उसको दिहाड़ी दे रहे हो उस दिहाड़ी में उसका आकलन करना ठीक नहीं है। श्रम जो है वो कोई आर्थिक तत्व न होकर वह क्या है, श्रम सांस्कृतिक तत्व है, और इससे ही हमारी क्या बनती है, संस्कृति बनती है। तो श्रम को उनके द्वारा महत्व दिया गया, अर्थात श्रम को महत्व देने का मतलब हो गया श्रमिकों को महत्व देना, ठीक है जी, श्रमिकों को महत्व देना, कि जिससे कि आदमी जो है श्रमिकों को इज्जत की नजर से देख सके, किसकी नजर से देख सके, सम्मान की दृष्टि से देख सके। कितनी अच्छी बात उन्होंने कही। इसी में आता है सर्वोदय श्रम अर्थशास्त्र। उन्होंने कहा सर्वोदय अर्थात सबका उदय, सबकी भलाई, सर्वोदय मतलब सबका उदय, ठीक है, श्रम अर्थशास्त्र होगा, ठीक है, मतलब उन्होंने ऐसे अर्थशास्त्र की बात कही कि सर्वोदय श्रम अर्थशास्त्र, इट मीन्स हुआ कि श्रमिकों का मान सम्मान का महत्व हो, अर्थात श्रमिकों का मान सम्मान बढ़े, इसलिए उन्होंने सर्वोदय श्रम अर्थशास्त्र की बात कही। ये बात नहीं कही कि श्रम अर्थशास्त्र की बात नहीं कही उन्होंने, ठीक है। कुल मिलाकर वह श्रमिकों को महत्वपूर्ण मानते थे, उनको सम्मान दिलाना चाहते थे, उनको इज्जत दिलाना चाहते थे, ठीक है, जिससे कि कोई भी उनको बुरी नजर से न देखे कि ये क्या करता है, कुली काम करता है, ठीक है जी, और हम, ठीक है, ऑफिस में काम करते हैं,
ठीक है, या हम जमींदार हैं तो हम काम नहीं करते हैं, तो हम ही क्या हैं, इज्जत के क्या हैं, हकदार हैं। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। इसी में आता है उस समय क्या था कि अहमदाबाद, कानपुर, मुंबई, कोलकाता वगैरह में क्या था, जो फैक्ट्रियां चल रही थी, जो कल कारखाने चल रहे थे, उसमें श्रमिकों का शोषण हो रहा था। अरे कैसे हो रहा था शोषण, ये तो मैं पहले बता चुका हूं कि उनको दिहाड़ी कम दे रहे थे। कौन? मिल मालिक। तो जब मिल मालिक क्या करता है, श्रमिकों को कम दिहाड़ी देता है, तो वो दिहाड़ी इतनी कम हो रही थी कि वो अपनी जीवन की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो इसे बोलेंगे शोषण। तो यहाँ पर गांधी जी ने देखा कि श्रमिकों का काफी क्या हो रहा था, शोषण हो रहा था। तो जब गांधी जी ने देखा कि सभी जगह शोषण हो रहा है और तो श्रमिकों को महत्व तो देना है, ठीक है जी, और इनका जीवन स्तर कैसे उठे, इसके लिए उन्होंने कुछ सुझाव दिए। क्या सुझाव दिए उन्होंने? उन्होंने कहा कि काम के घंटे निश्चित होने चाहिए, अर्थात जिन लोगों से काम करा रहे हैं, उस समय जो मिल मालिक थे, जो फैक्ट्री के मालिक थे, काम करने के तो कोई घंटे ही नहीं थे, लग जाओ सुबह से लेकर शाम तक जुटे रहो, ठीक है, कोल्हू की बैल की तरह। उन्होंने काम करने के घंटे निश्चित होने चाहिए, जिससे श्रमिक क्या कर सके, आराम भी कर सके, भैया वो भी तो आदमी है, ये उन्होंने कहा। आगे कहा उन्होंने शिक्षण सुविधाएं, क्योंकि उन्होंने कहा ये जो श्रमिक वर्ग है अभी काम कर रहा है, एक दिन ये यदि संगठित हो गया, ठीक है, तो जो पूंजीपति है इनका पता नहीं चलेगा कहाँ चले गए हैं। लेकिन ये क्या है, पढ़े लिखे नहीं है, इनके पास कौशल नहीं है, ठीक है, स्किल नहीं है इनके पास। यदि इनके पास यदि स्किल आ गया तो इनका ही राज हो जाएगा और पूंजीपति गायब हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि कुशल जो श्रमिक है इनकी शिक्षण की अर्थात प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए मिल मालिकों को, ठीक है जी। शिक्षण की सुविधा हो जाएगी, पढ़े लिखे होंगे, अच्छे ढंग से काम करेंगे, अपने अधिकारों के बारे में जानेंगे, हमें क्या क्या अधिकार हमारे पास होने चाहिए। श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था करना, ठीक है जी। जो पूंजीपति हैं उनको क्या करना चाहिए, जो श्रमिकों के बच्चे हैं उनकी पढ़ाई के लिए स्कूल खोलना है। ये बात गांधी जी ने कहा, ये भी बहुत अच्छी बात है, ठीक। वस्त्र दूध की व्यवस्था करना, अर्थात पहनने के लिए कपड़े, मजदूरों के पास कपड़े ही नहीं होते थे भाई पहनने के लिए, ठीक है, एक लंगोटी पहन रखी छोटी सी, बस हो गया उस काल में। तो उन्होंने कहा वस्त्र, और बच्चों के लिए, छोटे जो बच्चे होते हैं क्या करेंगे, खाना खाएंगे, अरे दूध चाहिए उनको लिए, तो दूध की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे बच्चा क्या हो, बड़ा होके हष्ट पुष्ट हो सके, स्वस्थ हो सके और देश के काम आ सके। दूर रहते थे झोपड़पट्टी में, झोपड़ियों में, गंदी झोपड़ियों में, एक छोटा सा प्लास्टिक का झोपड़ा लगा दिया है, घास फूस कर रहा होगा, उसमें रहते थे, ठीक है जी। तो उन्होंने कहा उनके पास अच्छा घर होना चाहिए, अच्छा मतलब साफ सुथरा घर होना चाहिए, अच्छा वेतन, उन्होंने कहा श्रमिकों का वेतन भाई अच्छा होना चाहिए। मेन बात है, इनको जो आप दिहाड़ी दे रहे हैं बहुत कम है, इनका जो मेहनताना है, इनकी जो मजदूरी है वो ज्यादा होनी चाहिए। तो कितनी अच्छी बात कही भाई उन्होंने श्रमिकों की दशा में सुधार करने के लिए। ये नहीं कहा कि श्रम को तो महत्व दे दिया और फिर उसका निदान भी इन्होंने इसमें बतलाया है। अगला जो इनका विचार हमारे पास आता है 5th नंबर पर, वह है मशीनों के संबंध में महात्मा गांधी जी के विचार। मशीनों के संबंध में महात्मा गांधी जी के विचार। जो महात्मा गांधी जी थे वो मशीनीकरण के विरोधी थे। अपने जीवन काल में स्टार्टिंग में उन्होंने कहा कि जो मशीन है, मशीनों के द्वारा जो उत्पादन होता है, इसको उन्होंने कहा एक पाप है। क्या है? एक पाप है। अभी ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि एक मशीन क्या करती है, हजारों लोगों का काम करती है, ठीक है। एक तो इससे बेरोजगारी फैलती है, दूसरा मशीनों से क्या होता है कि पूंजीपति वर्ग का जन्म होता है, पूंजीपति वर्ग का जन्म होता है, और पूंजीपति वर्ग और दूसरा जो उनके यहाँ काम करता है वो होता है श्रमिक वर्ग। तो पूंजीपति वर्ग कम दिहाड़ी मजदूरी देकर क्या करता है, श्रमिकों का शोषण करता है। इसलिए उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यदि रोजगार देना है, ठीक है, तो मशीनों का प्रयोग नहीं करना है, इसके लिए लघु और कुटीर उद्योग धंधे होने चाहिए। कौन से उद्योग धंधे होने चाहिए? लघु एवं कुटीर उद्योग धंधों की उन्होंने बात की, और चरखे की उन्होंने बात की, ठीक है, कि प्रत्येक व्यक्ति क्या करेगा, चरखा चलाएगा, सूत काटेगा, ठीक है, लेकिन उसके लिए कॉटन कहां से आएगा, स्वयं पैदा करेगा। तो इस प्रकार से लोगों को रोजगार मिलेगा। तो मशीनों के संबंध में उनके विचार थे कि मशीनों के द्वारा उत्पादन नहीं किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर कैसे उत्पादन होना चाहिए? हाथ से उत्पादन होना चाहिए। लेकिन गांधी जी ने कहा अपने देश के बारे में, हमारे देश के बारे में, उन्होंने कहा इतने लोग तो यहाँ पर हैं, यहाँ मशीनों की जरूरत ही नहीं है, लोग हाथों से काम करेंगे, मशीनों की यहाँ जरूरत नहीं है। लेकिन आगे गांधी जी ने कहा मशीनों की जरूरत
तब अच्छी हो सकती है कि जब लोगों की संख्या कम हो। ठीक है जी, लोगों की संख्या देश में क्या हो, कम हो। ठीक है, ऐसी स्थिति में मशीनों के द्वारा उत्पादन किया जा सकता है। लेकिन जब देश में, उन्होंने कहा भारत में अधिकांश लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं, तो फिर मशीनों की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से गांधी जी मशीनों के विरोधी थे। क्या थे? मशीनीकरण, यंत्रीकरण के विरोधी थे। अर्थात इसके द्वारा जो उत्पादन होता है, उन्होंने कहा इसके द्वारा नहीं करना है। लेकिन साथ में बाद में उन्होंने क्या कहा, यदि मशीनों की जरूरत या मशीनों का प्रयोग तब करना है कि जब कि लगे कि देश की जनसंख्या कम है। ठीक है, उत्पादन करने के लिए लोगों की संख्या कम है, तो तब जाके हम मशीनों का क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। ये भी उन्होंने भारतीय संदर्भ में कहा। ठीक है, क्यों कहा होगा? क्योंकि उसमें अधिकांश जो लोग थे वो गांव में रहते थे। ठीक है, बेरोजगार थे। तो उन्होंने कहा मशीनों की क्या जरूरत है? उन्होंने कहा हाथ से काम करेंगे। ठीक है, हाथ से काम करेंगे तो ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि एक मशीन क्या करती है, हजारों लोगों का काम कर लेती है। और छठवें और 6 नंबर का हमारा जो गांधीयन कॉन्सेप्ट में आता है, गांधी जी के आर्थिक विचारों में, वो है ट्रस्टीशिप का विचार, जिसे हिंदी में कहते हैं न्यासधारिता का विचार। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ट्रस्टीशिप का विचार किसने दिया। तो यह जो विचार है, यह मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा दिया गया। गांधी जी को हम पढ़ते हैं महात्मा गांधी जी के नाम, लेकिन इनका जो पूरा नाम था वो था मोहनदास करमचंद गांधी। तो इन्होंने ट्रस्टीशिप का विचार दिया था, जिसे हिंदी में क्या कहेंगे, न्यासधारिता। तो ये ट्रस्टीशिप क्या है? इन्होंने कहा कि भारत में यदि जो आर्थिक असमानता है कि बहुत ज्यादा लोग गरीब हैं और चंद लोग क्या है, अमीर हैं, तो इस प्रकार से गरीबी और अमीरी की खाई को खत्म करना है, आर्थिक समानता लाना है। तो इन्होंने कहा कि जो अमीर आदमी हैं उनको क्या करना चाहिए, जो उनके पास धन है उस धन का प्रयोग उनको इस रूप में करना है कि जिससे समाज का कल्याण हो सके। ठीक है, अर्थात उनके पास जो धन है वो ये मानकर चले कि धन जो है हम इसके रखवाले हैं। ठीक है, हम इसके रखवाले हैं और अपनी आवश्यकता के बाद जितना धन बचता है पूंजीपतियों के पास, उसको हम क्या करेंगे, जनता के कल्याण में खर्च करेंगे। यही है ट्रस्टीशिप का विचार। ठीक, एक बार पुनः दोहरा देते हैं कि ट्रस्टीशिप या न्यासधारिता का विचार क्या? उन्होंने कहा जितने भी पूंजीपति वर्ग के लोग हैं जिनके पास पैसा ज्यादा है, वह क्या व्यवस्था करें कि जितना धन उनके पास है अपनी आवश्यकता भर का धन तो वो निकाल दें, और जो शेष धन बचता है वो समझें कि यह धन पूरे समाज का है, और जो धन इनके पास है हम इसके रखवाले हैं, और हम इस धन का जो प्रयोग है वो गरीब लोगों के उत्थान के लिए करेंगे। यही गांधी जी का था न्यासधारिता का सिद्धांत। ठीक है जी, तो अधिकार धन पर किसका रहेगा? अधिकार धन पर समाज का रहेगा, समाज के कल्याण के लिए उसका यूज होगा, और जो अमीर लोग हैं वो उसके क्या होंगे, केवल देखने वाले, रखवाले होंगे। ये था उनका ट्रस्टीशिप का विचार। आज भारत में कई ट्रस्ट चलते हैं भैया। ठीक है, कई ट्रस्ट चलते हैं। ठीक है, अमीर आदमियों के, चाहे वह अंबानी का ट्रस्ट हो, चाहे वो टाटा का ट्रस्ट हो, बहुत सारे ट्रस्ट चलाते हैं। उन ट्रस्ट में होता क्या है, वो अपनी पूंजी का एक भाग क्या करते हैं, गरीब लोगों के उत्थान पर खर्च करते हैं। अरे कहीं हॉस्पिटल खुलवाते हैं, ठीक है जी, कहीं क्या करते हैं, धर्मशाला खुलवा दिया, कहीं मंदिर बनवा दिया। ठीक है जी, और क्या कर सकते, कई धर्मशालाएं खुलवा दी, इस प्रकार का काम चलता है। या कहीं भोजन का भंडारा लगवा दिया। इस प्रकार से अमीर लोग क्या करते हैं, ट्रस्ट बनाकर अपने पैसे को खर्च करते हैं गरीबों के कल्याण के लिए। तो आज हमने क्या पढ़ा गांधी जी के आर्थिक विचारों में? हमने गांधी जी के आर्थिक विचारों में पुस्तकों, पहले तो मैंने आपको बता दिया गांधी जी कौन थे, वो सारी चीजें आपने लिखनी है, इन चीजों को आपने याद रखना है। और हमने शुरू किया था अर्थशास्त्र का उद्देश्य तथा क्षेत्र। दूसरी हमारी हेडिंग थी गांवों का उत्थान करना या पुनर्उत्थान करना। तीसरी जो हमारी हेडिंग थी वो थी स्वदेशी वस्तुओं का उत्पादन और विदेशी वस्तुओं का परित्याग। चौथी हमारी हेडिंग थी श्रम को महत्व। और पांचवी हमारी हेडिंग थी मशीनों के संबंध में विचार, किसके, गांधी जी के। और छठवां था हमारा ट्रस्टीशिप का विचार या न्यासधारिता का विचार। तो इस प्रकार से यह हुए महात्मा गांधी जी के आर्थिक विचार। आज का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।